हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हिंदी साहित्य का प्रश्न चल रहा है आप लोगों के पास। कल एक वीडियो आप लोगों को बीच बीच में थोड़ा जीएस भी देखते रहिएगा, क्योंकि एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो बीच बीच में आप लोगों को जीएस के भी पोर्शन मिलेंगे, जो आप लोगों के सिलेबस के अनुसार होगा। सिलेबस में आप लोगों को कन्वर्ट होगा, जो सिलेबस से ही रिलेटिव होगा वही बिल्कुल प्रश्न रखेंगे जीएस के। तो चलिए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है तो इसको नोट कर लीजिएगा, वो लर्नर ही पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो किस अपभ्रंश से है? सौरसेनी अपभ्रंश से है, सौरसेनी अपभ्रंश से होगा। अगला है, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? पूछ रहा है प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? आगरा में है। अगला है, देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि है कैसी? अक्षरात्मक। कैसी लिपि है? तो अक्षरात्मक लिपि है। यहाँ पर आप लोगों के व्याकरण के भी प्रश्न रखे हैं और जीएस के भी प्रश्न हैं, तो नोट जरूर कर लेना। अगला है, छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम क्या हैं? तो छत्तीसगढ़ी के अन्य दो नाम क्या हैं? लारिया और खरटाही। कौन सा ना है? लारिया और खरटाही है छत्तीसगढ़ी के अन्य नाम हैं। तो अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, ऐसे करके लिखिएगा, आकार बहुला भाषा कौन सी है? तो आकार बहुला भाषा के बारे में बात कर रहा है। कौन कौन सी होगी? छत्तीसगढ़ी है, बघेली है, मगही है और मैथिली है। छत्तीसगढ़ी, बघेली, मगही और मैथिली भाषा है। कैसी भाषा है? तो आकार बहुला भाषा ही है। अगला है, राज्य भाषा में क वर्ग के अनुसार कितने राज्य आते हैं? तो क वर्ग के अनुसार पूछ रहा है, तो क वर्ग के अनुसार कितने राज्य आते हैं? तो 10 राज्य आते हैं। कौन कौन सा आता है? आगे के प्रश्न में रखा हुआ है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कब स्वीकृति मिली थी? तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को कब स्वीकृति मिली थी? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी को राज्य भाषा के रूप में चुना गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी? किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राज्यभाषा हिंदी होगी? तो किस अनुच्छेद के बारे में बात कर रहा है? 343 अनुच्छेद के अनुसार संघ की राज्यभाषा हिंदी होगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो 1910 ईस्वी में हुई थी। कब? 1910 ईस्वी में हुई है। अगला है, किस संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया था? तो किस संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया था? 92 संशोधन के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सा है? मैथिली, बोडो, डोंगरी और मैथिली हो गई, बोडो हो गई, डोंगरी हो गई और मगही भाषा को 42वें संविधान के अनुसार जोड़ा गया था। इसलिए 22 भाषाएं हो गई थी। पहले कितनी थी? 18 थी। अगला, खस से किस भाषा का विकास हुआ है? तो खस से किस भाषा का विकास पूछता है? तो पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। कब से? खस से, खस भाषा से। अगला है, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई थी? बताते रहिएगा आप लोग। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। कब? 1910 ईस्वी की बात कर रहा है। अगला है, जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जैन साहित्य है प्राकृत भाषा में लिखे गए। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में है। अगला है, जैन साहित्य किस प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी एक प्रहरी है, किसने कहा है? किसे कहा जाता है? तो हिंदी एक प्रहरी है किसे कहा जाता है?
पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है कि हिंदी एक प्रहरी है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है कौन सा? प्रिय प्रवास है। कौन सा है? प्रिय प्रवास है। अगला है, अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो अवधी भाषा का प्रथम ग्रंथ चंदायन है। किसने लिखा है? मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। किसकी है? तो मुल्ला दाऊद की है। अगला है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका ग्रंथ है? दामोदर पंडित का ग्रंथ है। किसका है? दामोदर पंडित का है। अगला है, नूर मोहम्मद की दो रचनाएं कौन सी हैं? तो नूर मोहम्मद की दो रचनाएं कौन सी हैं? इंद्रावती है और अनुराग बांसुरी है। कौन सी? इंद्रावती और अनुराग बांसुरी है। अगला है, ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां कौन कौन सी है? तो ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां हैं, पहला है भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी और माथुरी। कैसी भाषा है? तो ब्रज भाषा की मुख्य बोलियों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, स्नेह लीला की रचनाकार कौन है? तो स्नेह लीला के रचनाकार कौन से होंगे? विष्णु दास हैं। कौन है? विष्णु दास हैं। अगला है, ब्रज भाषा का उदय काल क्या है? तो ब्रज भाषा का उदय काल के बारे में अगर पूछता है तो 1000 ईस्वी के आसपास का माना जाता है ब्रज भाषा का उदय काल। अगला है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक है अहिद माड़ की रचना। किसकी है? अहिद माड़ की रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा जरूर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की उसके अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 ईस्वी में जो लिपि सुधार समिति गठित की उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव हैं। कौन होंगे? आचार्य नरेंद्र देव हैं। अगला है, लाल कवि द्वारा रचित छत्र प्रकाश किस बोली में लिखा गया है? तो लाल कवि द्वारा रचित छत्र प्रकाश बुंदेली बोली में लिखा गया है। किस बोली में? तो बुंदेली बोली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणवी कौरवी किस प्रकार की बोलियां हैं? तो हरियाणवी कौरवी किस प्रकार की बोलियां, कैसी बोली हैं? आकार बहुला प्रकार की बोलियां हैं। कौन सी? हरियाणवी कौरवी किस प्रकार की बोलियों के अंतर्गत आती हैं? तो आकार बहुला के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, मुल्ला वजही के द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो मुल्ला वजही से बहुत प्रश्न बनते हैं, तो मुल्ला वजही से आप लोग इसको नोट जरूर कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हो सकता है, आपकी पूछा जा सकता है। तो मुल्ला वजही के द्वारा लिखित रचना कौन सी है? सब रस है। कौन सी रचना है? सब रस को माना जाता है। अगला है, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति के बारे में पूछता है तो किस लिपि से हुई है? अरमाइक लिपि से माना जाता है। किस लिपि से? तो अरमाइक लिपि से माना जाता है। किसकी? खरोष्टी लिपि के बारे में बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से किस लिपि का विकास हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि के बारे में कह रहा है। ब्राह्मी लिपि कैसी लिपि है? ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक ने अपने क्या लिखवाया था? उनकी भाषा थी क्या? ब्राह्मी लिपि। जो स्तंभ लिखवाए थे ब्राह्मी लिपि में ही लिखवाया था सम्राट अशोक ने। कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति शैली किस लिपि से माना जाता है या विकास माना जाता है? तो गुप्त लिपि से माना जाता है। ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक ने अपने जितने भी स्तंभ लिखवाए थे उसको ब्राह्मी लिपि में लिखवाया था। अगला है, नागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो नागरी लिपि का विकास हुआ है किससे? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अगला है, देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ था? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ था? तो देवनागरी लिपि का मानकीकरण हुआ था 1966 ईस्वी में। कब हुआ है? 1966 ईस्वी में हुआ है। 1966 इसमें हुआ है। किसका? देवनागरी लिपि का मानकीकरण हुआ है। ये रहे आज के पूरे 30 प्रश्न जो आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
तो पूरा अगर पढ़ लेंगे तो आप लोगों की परीक्षा यहाँ से कहीं भी जाएगी नहीं। पूरे प्रश्न को ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो नमस्कार।